दही है, ब्लूबेरी क्रैनबेरी, एक केला और उसमें शहद। बंद हो जा। आज मैं लेट हूँ थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत नहीं। लेट हो तो क्या हुआ, पूरा दिन इसी बारे में सोचना कि यार लेट हो गए करके आने वाले चीज़ों में भी लेट हो जाना, या तुरंत एक्शन लेके अपने काम चालू कर देना। आपकी चॉइस है, जो आपके दिन को खराब या फिर आपके दिन को बहुत अच्छा बना सकती है। एक चीज आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये वे प्रोटीन में जो ये मतलब ये जो दही है ना, ये दही है A2 भैंस के दूध से बना, मतलब A2 मिल्क से बना। A2 भैंस का मिल्क कह रहा हूँ। बेसिकली जितने भी इंडियन ब्रीड हैं भैंसों की या गायों की, अगर आपके घर में इंडियन है, देसी गाय है, ठीक है, वो वाली गाय नहीं जो बहुत सारा दूध देती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देसी गाय जो कम दूध देती है, ये उसके दूध से बना दही है। सॉरी, भैंस, उस भैंस के दूध से बना दही है। तो मैं A2 मिल्क से बने दही की बात कर रहा था। ये A2 मिल्क क्या होता है और उससे बने दही या उसी से बने घी के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हमारे भारत में दो तरीके की गाय पाई जाती है। एक जो ज़्यादा दूध देती है, इसको फॉरेन काऊ ब्रीड कहते हैं, बाहर की विदेशी गाय दूध ज़्यादा देती है। एक होती है हमारी शुद्ध देसी गाय, जो इंडियन काऊ होती है, इंडियन काऊ ब्रीड। अब ये दोनों ही तरीके की गाय या फिर भैंस दूध देती है, और दूध में केसीन प्रोटीन होता है, ये आपको पता है। केसीन प्रोटीन के 4 भाग होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड कापा। अब जो बीटा केसीन, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, A1 बीटा केसीन, और जिसकी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम, जिसका अभी मैं दही खा के आ रहा हूँ, A2 बीटा केसीन। एक A1 बीटा केसीन, एक A2 बीटा केसीन। ये केसीन प्रोटीन के पार्ट होते हैं 2। अब जितनी भी बाहर की ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड है, के दूध में हमको मिलता है A1 बीटा केसीन, जो कि आगे चल के लिंक होता है गट इन्फ्लेमेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा A1 बीटा केसीन से बना दूध पी रहे हैं, उस गाय का दूध ज़्यादा पी रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जो विदेशी गाय है जिसमें A1 बीटा केसीन पाया जाता है, तो ये आपको गट इशू दे सकता है, गट इन्फ्लेमेशन। हमारे पास स्टडीज़ भी है इस पर। लेकिन A2 बीटा केसीन जिस गाय के दूध में होता है, वो ईजिली डाइजेस्टेबल है, वो किसी भी तरीके की इरिटेशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है? अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। बहुत सारे लोग, वो 75 या 80 रुपये लीटर आता है देसी गाय का दूध जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। बस मुझे अंतर बताना था आप लोगों को, इसीलिए वो महंगा भी आता है, क्योंकि देसी गाय दूध जो होता है वो बहुत कम देती है, बहुत सारा नहीं देती है, कम दूध देती है, और उसी कम दूध देने के कारण उससे बना हुआ दही, उससे बना हुआ घी महंगा आता है। बट दैट इज़ सुपर हेल्दी। खा रहे हो तो अच्छा खाओ, नहीं तो मत खाओ। एक भाई बोल रहा है आपसे, भैया कोचिंग कैसे लें, सीरियसली पूछ रहा हूँ। आप मुझे भाई डायरेक्टली DM कर सकते हो फॉर नाउ, अभी के लिए, ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं आपकी क्वेरी ले लूँगा और अकॉर्डिंगली जो आगे की डिटेल है मैं शेयर कर दूंगा। एक भाई बोल रहा है, भैया ग्रोइन एरिया में पेन हो रहा है, डक्टर्स में दर्द हो रहा है, किसी भी तरीके का स्प्रेन, पेन, ट्रेन, इसका सोल्यूशन यही है, हैव रेस्ट। जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, उसको ट्रेन मत करो। और हाँ, लेकिन फुल रेस्ट भी नहीं लेना है कि बिस्तर पे ही आप पड़ गए। चलते फिरते रहो, ब्लड सर्कुलेशन होगा, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। एक भाई बोल रहा है, भैया मैं रशिया जा रहा हूँ तो क्रेटीन लेके जा सकता हूँ? कोई एयरपोर्ट पे दिक्कत तो नहीं आएगी? ड्रग्स के केस में अंदर तो नहीं हो जाऊंगा? अरे भाई पकड़ लेंगे तो उनको दिखा देना कि ये क्रेटीन है, और उसको ऐसी जगह रखो जो तुरंत एक्सेसिबल हो, कि आप निकाल के तुरंत दिखा दो। एकदम बैग के अंदर किनारे कोने में घुसा दोगे तो फिर पूरा सामान खोलना ही पड़ेगा ना। एक भाई कह रहा है विटामिन D3 सप्लीमेंट, विटामिन D3 K2MK7। देखो ये है, आपको दिख रहा है K2MK7, ये हेल्दी है का है। एंड और नहीं तो देखो विटामिन K2MK7 अलग है और विटामिन D3 अलग है। इन दोनों को एक साथ लेना रहता है बेटर रिजल्ट के लिए। तो एक डब्बे में ये दोनों ही आते हैं, एक कैप्सूल में। ये ब्रांड का नाम है, ये मेरे फ़ोन पे पता नहीं कैसी इसमें दिखा रहा हूँ तो लाइनें आ रही हैं जी। तो यूनिवेद का आप परचेज़ कर सकते हो फ्रॉम Amazon। एक भाई कह रहा है, भाई बैक पे एक्ने हो रहे हैं आपको, मुझे क्यों हो रहे हैं आपको बैक पे एक्ने? देखो, जब आप हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हो तो IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1, एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है, जिस वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है बॉडी में और आपको एक्ने निकलते हैं। और वो वैरी करते हैं, किसी किसी को बहुत सारे होते हैं और किसी किसी को कम होते हैं, किसी किसी को होते ही नहीं है। तो इस वजह से अब मुझे इतने नहीं है, मुझे जब मैं 13-14 साल का था तब बहुत सारे थे,
मुझे बचपन से हैं, मेरी ऑयली स्किन है इस वजह से हैं। बट अगर आपने सवाल पूछा है, आपने ये बोला है कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ जिस वजह से मुझे भी निकल रहे हैं तो आपको भी निकल रहे हैं, आपका भी सेम रीज़न है क्या? नहीं, मेरा बचपन से ही है। मेरे बैक पे छोटे छोटे हैं ऐसे स्पॉट्स, वो एक्ने भी नहीं हैं, छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं। दूसरी चीज़, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड के अब्यूज़ से भी होता है। सेम चीज़, एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे हो अगर आप, तो आपकी बॉडी में IGF-1 ये भी स्पाइक करता है जिस वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो उस केस में तो होंगे ही होंगे, कुछ भी आप कर लो, आपका चेहरा भी पूरा भरा रहेगा और आपके बैक पे तो बहुत सारे होंगे। इवन चेस्ट पे भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के, बेली पे भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के एक्ने। ठीक है, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का। क्या बच्चों जैसे पानी पिया यार, सही। ये बचपन से ऐसे ही मैं गिरा लेता हूँ खुद के ऊपर, अभी भी वही आदत लगी हुई है। तो ये छोटा मोटा लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में पानी या फिर खाना, मैं भी अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ पूरी तरीके से मैं एलिमिनेट कर दूंगा, लेकिन देखो मैं आज ग्लास की बोतल लाया हूँ जिसमें मैंने पानी रखा है और वो पानी मैं पी रहा हूँ। प्लास्टिक के कंटेनर में रखी गई चीज़ें उस प्लास्टिक में से ऐसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे ठंडी। फिर से कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना गर्म चीज़ें मत रखो, दोनों ही। प्लास्टिक लीच करता है खाने में आपके, वो जाता है और वो हार्मफुल केमिकल की एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है आपकी बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। दैट्स व्हाई आप धीरे धीरे एलिमिनेट करो प्लास्टिक को अपनी लाइफ से। गो फॉर फुल बॉडी, सब में होते हैं। अरे एक तो एक क्रेटा के मारे हैं। चलना ज्यादा, एक बार डुला के तो। मम्मी इतने प्यार से चाय बना रही थी तो मम्मी ने हाथ से भगोनी ऐसे करके उसको चलाने की कोशिश करी, गैस पे रखी भगोनी तो जल गई और चाय डुल गई, उधर को गिर गई। अब जाने लगा मैंने कहा मम्मी जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मम्मी कहती कि रुक जा, नाट लग जाएगी, नाट लगी हुई है, अब पी के ही जाना। क्यों मम्मी? लेकिन मम्मी को गुस्सा बहुत आई थी। अब क्या करें, उनकी खुद की गलती से गिरी, अभी हमारी गलती से गिरी होती तो 2-3 चाटे पड़ते हैं। पागल, तू उसी समय मेरे मुंह को हाथ लगा दूसरे के लिए, अपनी बात नहीं बताएगा कि मेरे। सारे न्यूज़ चैनल वालों की TRP बढ़ी हुई है, सब पे श्री राम मंदिर, कोई भी चैनल खोलो सिर्फ वही आ रहा है। 22 तारीख को दिवाली मनाएंगे ब्रो, भमा भम बमी बम, इतना बम मारेंगे, इतना फटाखा फोड़ेंगे। बैक डे लेते हैं, उससे पहले बैक डे ब्लास्ट पुल है ना, आज पुल है आज, और सारे के सारे मसल्स अभी सो रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। जो सोरनेस थी वो खत्म हो चुकी है, बढ़िया तरीके से रिलैक्स रहे एकदम। अच्छा न्यूट्रिशन मिला है, अच्छी स्लीप मिली है, अच्छी नींद, सही सप्लीमेंट मिले हैं सही समय पे, तो सारे मसल्स एकदम सही से हैं। आज ज्यादा पुश कर सकते, ज्यादा पुल कर सकते। अभी कुछ लोगों का ऐसा दिमाग में अभी भी रहता ही है, और खासकर जो बिगिनर लोग हैं उनके मन में डर भी रहता है, और उनसे पहले उनके घर वालों के मन में डर रहता है कि यार अगर किसी सप्लीमेंट को हम लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट ना हो, उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो लेने के बाद। अगर वो एसेंशियल हैं, फूड से पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्कुल लो, अदरवाइज उसको नहीं लेने की वजह से आप डाउन द रोड धीरे धीरे प्रॉब्लम दिखने लगेगी। जैसे विटामिन D की मैंने बात करी थी, B12 है, उसकी भी डिफिशियंसी रहती है लोगों में अक्सर, पर ये चेक करवा लो आप एक बार डॉक्टर से, और फिर देखो उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत है कि नहीं। तो कुल मिला के मैं कह रहा था कि सही सप्लीमेंट और सही समय भी मायने रखता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी सप्लीमेंट किसी भी समय ले लिया। अब जैसे जिंक और विटामिन D साथ में नहीं लेना चाहिए, उसको साथ में ले लिया, उसका एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो गया। किसी भी सप्लीमेंट के साथ आप मेक श्योर ये देखो कि आप कैफीन ना ले रहे हो। अगर कैफीन है तो कैफीन अगेन बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो है एब्जॉर्प्शन हिंडर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि एक सही कोच के गाइडेंस में अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी होगी। उस कोच को अपना गुरु मानो, जो भी आपके ऊपर है, जो भी आपको सिखा रहा है, लेकिन उससे पहले ये भी चेक कर लो कि उसको कितना आता है। नहीं तो भाई बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपके शरीर की वाट लगा देंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे किसी को एनाबॉलिक स्टेरॉइड, किसी को क्लेन दिया गया है, प्री वर्कआउट में क्लेन दे रहे हैं, किसी की साइकिल ही चल रही है, 18 साल के बच्चों की साइकिल ही चले जा रही है, विच इज टोटली रॉन्ग। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है जब मैं देखता हूँ तो, सुनता हूँ तो। ठीक है, सब कमा रहे हैं अपने अपने तरीके से, चालू करते हैं वर्कआउट। सो वी आर स्टार्टिंग आवर सेट विद 80 किलोग्राम्स। 80 किलो मेरा वेट है, तो पुलअप आज नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली मेन एक्सरसाइज ले रहा हूँ। वैसे मैं यूजुअली अपनी पुलअप वाली स्किल जो है उसको नहीं गंवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यूजुअली पुलअप करता हूँ, पर आज डायरेक्टली मेरी इच्छा है मशीन वेट से ही चालू करते हैं।
हेवी सेट से चालू करने का फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये है कि फिर एक सबसे हेवी सेट आपने शुरू में ले लिया, उसके बाद जो आपके 3 सेट में अब शुरू वाला है, रिवर्स पिरामिड बता रहा हूँ, शुरू में ही हेवी ले लो, फिर लाइट और फिर सबसे लाइट, ऐसा कर सकते हो। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते उतना। तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है अगर कि यस आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, आई कैन ब्रेस माई सेल्फ वेल, एट द सेम टाइम आई कैन लिफ्ट दैट मच वेट एंड गो फॉर इट। ये बहुत सही काम करता है। आपके एनर्जी लेवल एकदम हाई रहते हैं, जिसको हम वार्म अप सेट में वेस्ट करते हैं, जिसको हम एकदम हेवीएस्ट सेट से पहले जो लाइटर सेट है उसमें वेस्ट करते हैं। तो पहले ही आप हेवी ले लो। अब मैं जितने भी सेट्स लूंगा उसमें मुझे ये एग्जीक्यूशन काफी इजी पड़ेगा। 8 रेप मैंने ले लिए क्योंकि हेवीएस्ट सेट से जो मेरा PR है उस वेट के साथ। एक और। ये 1:1 पुली में मैंने किया 90 kg और रियली में 90 kg मैंने पुल किया है। जो वेट लगा रहता है वही वेट आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। बारह, 3 और 1, 2, 15। सो बेसिकली हमने क्या किया, पहले सेट में लिया थोड़ा सा हेवियर साइड 80 किलो के साथ जो मेरा बॉडी वेट है, उससे लिए 8 रेप। उसके बाद दूसरे सेट में उसी को किया 90 किलो, उससे लिए 6 रेप, और लास्ट में जो लाइटेस्ट था 60 किलो उससे किए 15। मजा आ गया। एक एडिशनल ड्रॉप सेट और बनता है तब जाके मजा आएगा। अच्छा, चलो चेस्ट सपोर्टेड रोज हेवियर है, नॉट हेवीएस्ट, क्योंकि चांसेस आर देयर कि मैं 3 सेट लूं। अगर इसमें इजिली 8 to 10 रेप्स आते हैं तो एक सेट और लिया जाएगा। नाइस। दो और। एक सेट और आएगा 6 रेप के साथ। एक और। लगा तो 100 है लेकिन हम हाफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 50 किलो मैंने पुल किया है अभी बिकॉज ऑफ दैट पुली सिस्टम। फाइनल सेट, और अब हम लेंगे थोड़ा सा लाइटर, इससे पहले वाला और इस सेट से भी लाइट वेट। तेरह, 14। एक बंदे ने पूछा था कि ये जो आपका लोअर लैट है इसको कैसे हिट करें। आप अलग से थोड़ी हिट कर सकते हो, आप अपने ये जो एंगल्स है उसमें एडजस्टमेंट करके उस पार्ट को बायस कर सकते हो। एल्बो का थोड़ा बहुत आप प्लेसमेंट बदल के बायस कर सकते हो। मान लो मैंने पुल किया और मैं बस पुल कर रहा हूँ, ये नहीं देख रहा हूँ मेरी एल्बो कहाँ जा रही है, ये नहीं करना है आपको। पुल करके एल्बो लाना है आपको आपके कमर के पास, ये इस अंदर की तरफ आनी चाहिए एल्बो। आपका ऊपर से लेके नीचे पूरा का पूरा लेफ्ट टारगेट हो रहा है। एक और। वो कहते हैं ना पूरा मसल के साथ पुल करना, वही हुआ इस बार। प्रॉपर मसल का यूज करके हमने इस बार 15 रेप एग्जीक्यूट कर।
नाइस। हो भाई, लास्ट सेट बचा है 15 रैप के साथ। वी आर गोइंग टू इंक्रीज, इसको एकदम मैक्स आउट करवा देंगे इसका। Upper back bias. सत्रह 18। हाँ जा भाई इस साइड। चौदह 15 16 17। भाई मज़ा आ गया। दूसरा ही सेटअप पर आज बहुत आनंद वाली नींद आने वाली है। मेंटली मैं बहुत अच्छे से अपने मसल्स को टारगेट कर पा रहा हूँ आज। और कुछ एक ऐसे दिन होते हैं ना जब आप ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना पाते हो, ये उनमें से एक है। ओ बाप रे बाप। फाइनली सारे बैक के मूवमेंट्स खत्म हो गए, रोइंग, ट्रक्स और लेग पुल डाउन। अभी बाइसेप्स। 3 एक्सरसाइज का हमलिंग, 3 एक्सरसाइज का ले रहे हैं हम। ट्राइसेप, बेसियन कर्ल, पिचर कर्ल और हैमर कर्ल। एक भाई बोलता आप पूरा हाथ पीछे क्यों नहीं ले जाते हैं? ऑलरेडी पीछे भाई, यहाँ से मैं यहाँ लाऊंगा और यहाँ ले जाऊंगा, तो इससे इसका फायदा यही है कि थ्रू आउट द रेंज में आप अपने बाइसेप्स को ट्रेन करते हो, सारी रेंज में। 15 रेप। एक और 15। एक और 15। हाइपरट्रॉफी का जो रूल है वो ये बोलता है कि आप इसे 3 सेकंड में धीरे धीरे ऊपर लाओ, 3 सेकंड में धीरे धीरे नीचे ले जाओ। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई, नहीं हो पाता है। फिर वेट या तो बहुत कम लो। कुछ चीजें ना ये जब प्रैक्टिकल करने आते हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन तब भी जितना स्लो रख पाओ उतना स्लो रखो। ये जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा उसका। तो रेप रेंज जो है 15 से 25 जा रही है, इसलिए हम 7.5 किलो के डंबल से करेंगे।
ये 24 25 चलो भाई। Push your limits. चले बहन। नहीं होएगी तो नहीं होएगी। तो सर आपको अब हम ना भैया बोलेंगे आज से। आपको सर बोलना भी इंसल्टिंग लगता होगा, भैया बोलेंगे आज से। भैया जी ये करवा दो, जी लगाएंगे साथ में। 7 2 और। बस भाई आज के लिए इनफ हो गया, हैमरा कर लेंगे अब। बस हाँ वी आर डन हियर। चल भाई ले 40। यहाँ थोड़ी चीटिंग हो रही है पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास। बॉडी का मोमेंटम यूज हो रहा है बट स्टिल मसल्स यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग भी करो इस चीज़ को। आज थोड़ी सी जल्दी हो रही है, निकलना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। और ये 60 हो चुके हैं, 40 और। चल भाई हो गया। हो गया है वर्कआउट हमारा खत्म। आज हमने एक रील रिकॉर्ड करी है, आपको मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। ये जो हमारा जो चेस्ट मसल है ना, ये 3 तरीके के मसल फाइबर से बना है। अपर पेक फाइबर, मिडल एंड लोअर, ये तो आपको पता है। अब इसमें लोग काफी ज्यादा मिसगाइड करते हैं और ये बताते हैं कि आप अपने मिडल चेस्ट को अलग से टारगेट कर सकते हो, अपर चेस्ट को अलग से, लोअर। ऐसा नहीं है। आपका पूरा का पूरा मसल एक साथ फोर्स प्रोड्यूस करता है और पूरा का पूरा मसल इंगेज होता है। देखिए आपको कैसे पता कि आप इस समय मिडल को टारगेट कर रहे हो या फिर लोअर को या फिर अपर को, ठीक है, यू नेवर नो। आपके मसल फाइबर एक साथ वहां पे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी एक सवाल आया था कि सर हम वो जो लैंडमाइन रोज वाला रॉड है, उस पे रॉड ऐसे पकड़ के इस तरीके से प्रेस करें तो क्या मिडल चेस्ट हमारा ज्यादा अच्छा डेवलप होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो यहाँ पे आपका ट्राइसेप्स से ज्यादा इंगेज हो रहा है, आपके डेल्ट्स ज्यादा इंगेज हो जा रहे हैं। गोल क्या है हमारा? चेस्ट की ट्रेनिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके मसल फाइबर प्लेन ऑफ मोशन से बाहर है, प्लेन ऑफ मोशन में नहीं है। इस वजह से आपके पेक की ग्रोथ उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बेटर तरीका क्या है? नॉर्मल इंक्लाइन मशीन प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन स्मिथ मशीन प्रेस, एंड द सेम गोज फॉर फ्लैट एज वेल। जब हम डंबल प्रेस करते हैं इंक्लाइन या फिर मशीन या फिर स्मिथ मशीन या फिर जो भी, या फ्लैट, तो ये आपके पेक मसल फाइबर प्लेन ऑफ मोशन में आ जाते हैं और यही चाहिए इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए, यही चाहिए हाइपरट्रॉफी के लिए। तो कोई बंदा अगर आपको ट्रेनर आपको ये एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहा है, एक तो समझ में, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा है उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो उससे दूर भाग जाओ, ठीक है? वो आपके दूर मत भागो, उसको बता दो कि भाई ये ऑप्टिमल नहीं है चेस्ट की हाइपरट्रॉफी के लिए, चेस्ट मसल की ट्रेनिंग के लिए। दैट्स इट। आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं आपसे कल। बाय बाय। चल।